नमस्कार। कभी सोचा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ें और फिर भी देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ बिल्कुल, आमतौर पे तो हम यही सुनते हैं कि दरें बढ़ी तो ग्रोथ धीमी होगी। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे पास जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, आरबीआई के एनालिसिस हैं, आईएमएफ जैसे स्रोतों से जो जानकारी मिली है, वो कुछ थोड़े अलग ही पैटर्न दिखाती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। भारत की ब्याज दरों का क्या इतिहास रहा है, इसका जीडीपी और हमारी आपकी आमदनी पर क्या असर पड़ा और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। और कोशिश रहेगी ये समझने की कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने अर्थव्यवस्था को कैसे शेप दिया है अब तक। सही। तो बात शुरू करते हैं आरबीआई की रेपो रेट से। हाँ। मतलब वो रेट जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। हाँ, और जिसका सीधा असर हमारी होम लोन, कार लोन की ईएमआई पर पड़ता है। बिल्कुल। तो पिछले 10-12 साल में ये काफी ऊपर नीचे हुई है। याद है 2014 के आसपास ये लगभग 8% तक पहुंच गई थी। हाँ, मुझे याद है वो काफी हाई था। और फिर कोरोना के टाइम 2020 में गिरते गिरते सिर्फ 4% रह गई, जो एक रिकॉर्ड लो था। जी हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक निचला स्तर था वो। और अगर इन फेजेस को देखें, मतलब इन उतार चढ़ाव के दौर को, तो कुछ पैटर्न दिखते हैं। जैसे 2010 से 13 के बीच जब महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, तब रेपो रेट 8% तक भी गई थी। लेकिन उस दौरान जीडीपी ग्रोथ भी मतलब कभी 5.5% तो कभी 10% के ऊपर काफी वॉलेटाइल थी, अस्थिर थी। अच्छा। फिर आया 2014 से 19 का दौर। इसमें फोकस महंगाई को कंट्रोल करने पर ज्यादा था, वो जिसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग कहते हैं। हाँ, वो फ्रेमवर्क। उस समय दरें धीरे धीरे कम की गईं, 5.40% तक भी आईं, और जीडीपी ग्रोथ ज्यादा स्थिर रही, करीब 6 से 8% के आसपास। ओके, तो स्थिरता आई। फिर आया कोरोना का झटका। हाँ बिल्कुल, दरें एकदम नीचे 4% पे 2020 में इकोनॉमी बुरी तरह गिरी, -6.6% कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अगले ही साल 2021 में एक जबरदस्त वापसी भी हुई, है ना? 9.1% ग्रोथ। बिल्कुल। और अब मतलब 2023-25 के फेज में फोकस वापस ग्रोथ सपोर्ट पर दिख रहा है। जून 2025 तक रेपो रेट घटकर 5.50% पर आई है। और महंगाई भी काबू में लग रही है। करीब 3.7% का अनुमान है शायद। जी हाँ, अनुमान यही है, जो कि टारगेट रेंज के अंदर है। और यहीं पर वो चौंकाने वाली बात आती है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, वो कोरिलेशन वाली बात। हाँ, आंकड़े ये दिखाते हैं कि रेपो रेट और जीडीपी ग्रोथ के बीच एक कह सकते हैं मध्यम पॉजिटिव कोरिलेशन रहा है। R = 0.341। पॉजिटिव? ये तो उल्टा है जो हम सोचते हैं। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं कि दरें बढ़ाने से हमेशा ग्रोथ होगी, पर शायद ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में जब महंगाई काबू करने के लिए सख्त कदम उठाए गए, जैसे दरें बढ़ाना। हाँ, तो उन कदमों ने शायद अर्थव्यवस्था में एक तरह की स्थिरता लाने में मदद की, जिससे आखिरकार ग्रोथ को सपोर्ट मिला। अच्छा, ये वाकई में एक अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब महंगाई कंट्रोल करना शायद ज्यादा जरूरी साबित हुआ, भले ही उसके लिए कुछ समय दरें ऊंची रखनी पड़ी। लगता तो यही है। और अगर प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ को देखें, हाँ, उस पे क्या असर रहा? वहां तो रेपो रेट के साथ और भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन दिखता है। R = 0.450। अरे वाह। ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन ठीक से होता है, मतलब आरबीआई के फैसलों का असर लोन, इन्वेस्टमेंट और लोगों के भरोसे तक पहुंचता है, तो उससे आमदनी बढ़ने में मदद मिलती है। और एक और बात नोट करने वाली है, जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच का जो संबंध है वो काफी कमजोर है। R = 0.114। अच्छा, ये क्या दिखाता है? ये शायद इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की सफलता दिखाता है कि उसने काफी हद तक ग्रोथ को महंगाई के दबाव से डीलिंक कर दिया है, अलग कर दिया है। समझ गया। तो ये जो आप कह रही हैं ट्रांसमिशन, मतलब आरबीआई के फैसलों का असर इकोनॉमी तक पहुंचना, ये होता कैसे असल में? इसके कई रास्ते हैं, मतलब चैनल्स हैं। जैसे आरबीआई ने दरें कम की तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हुआ, वो आगे सस्ते लोन दे सकते हैं, ये क्रेडिट चैनल हुआ। फिर कंपनियां सोच सकती हैं कि लोन सस्ता है तो नया निवेश करें, ये इन्वेस्टमेंट चैनल हो गया। रुपए की कीमत पर असर पड़ता है, एक्सचेंज रेट चैनल। और लोगों की उम्मीदें, मतलब एक्सपेक्टेशंस कि आगे क्या होगा, वो भी बदलती हैं। अच्छा, कई सारे चैनल्स हैं। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, इन्फ्लेशन टारगेटिंग अपनाने के बाद ये ट्रांसमिशन पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं।
आगे के लिए क्या अनुमान है, क्या फॉरकास्ट हैं? देखिए, नियर टर्म में यानी अगले 1-2 साल 2025-26 के लिए तो ज्यादातर बड़ी संस्थाएं IMF, ADB, खुद RBI भी भारत की ग्रोथ करीब 6.2% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगा रहे जो हैं। कि काफी अच्छा है। हाँ, दुनिया के हिसाब से काफी मजबूत ग्रोथ है। या मीडियम टर्म में मान लीजिए 2025 से 2030 तक ग्रोथ इसी रेंज में 6-6.5% और रेपो रेट 5.5 से 6% के बीच रहने की उम्मीद है। और लॉन्ग टर्म वो जो 2047 वाला लक्ष्य है, हाँ, वो 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य उसके लिए तो हर साल करीब 9 से 10% की नॉमिनल ग्रोथ चाहिए होगी। काफी एम्बिशियस है। बिल्कुल। और इसके पीछे जो ड्राइवर्स होंगे वो होंगे बढ़ता शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश, डिजिटल इकोनॉमी का फैलाव और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ, जैसे वो PLI स्कीम्स वगैरह। 30 ट्रिलियन। तो क्या इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से और गुंजाइश है नरमी की, मतलब रेट कट्स की? देखिए, शॉर्ट टर्म में 2025-26 अगर महंगाई 4% के टारगेट के नीचे बनी रहती है और ग्लोबल सिचुएशन भी ठीक ठाक रहती है तो हाँ, थोड़ी और कटौती की गुंजाइश बन सकती है, शायद 5.25 या 5.50% तक। ओके। लेकिन लगता यही है कि पॉलिसी मेकर्स का फोकस वही रहेगा, ग्रोथ और स्थिरता के बीच बैलेंस बनाना, मतलब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जारी रहेगी। ये तो हुई पॉसिबिलिटीज की बात, लेकिन इस रास्ते में जोखिम, मतलब रिस्क्स क्या-क्या हैं? रिस्क्स तो है, बिल्कुल है। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ट्रेड टेंशन्स, जियोपॉलिटिक्स, कमोडिटी की कीमतों, खासकर तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की अस्थिरता, ये सब चिंता की बातें हैं। भारी फैक्टर्स। और घरेलू? देश के अंदर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी भी कमियां हैं, लेबर मार्केट की कुछ मुश्किलें, अलग अलग राज्यों के बीच विकास का जो अंतर है, और हाँ, क्लाइमेट चेंज का असर, जैसे मानसून का पैटर्न बदलना, ये सब चुनौतियां हैं। सही कहा। काफी सारी चीजें जिन पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें तो हमने देखा कि भारत में ब्याज दरों और ग्रोथ का रिश्ता सीधा साधा नहीं है। कुछ खास हालात में ये पॉजिटिव भी रहा है। हाँ, ये एक की फाइंडिंग है। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी महंगाई को काबू में रखने की नीति काफी हद तक सफल रही है ग्रोथ को डीलिंक करने में। जी। भविष्य के लिए उम्मीदें अच्छी हैं, ग्रोथ फोकस मजबूत हैं, लेकिन ग्लोबल और घरेलू दोनों तरह के रिस्क भी मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 9-10% की ग्रोथ रेट चाहिए। और ऐतिहासिक रूप से हमने देखा कि स्थिर ग्रोथ अक्सर कम महंगाई और दरों में धीरे धीरे कमी के साथ आई है। तो सवाल ये है कि सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा वो कौन से बड़े ढांचागत बदलाव, मतलब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा जरूरी होंगे जो भारत को इस हाई ग्रोथ पाथ पर ले जा सकें और टिकाए रख सकें, वो भी बिना महंगाई को फिर से भड़काए। सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक अहम सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।